आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एसएस मुंद्रा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनका बैंकिंग सेक्टर में तमाम सुधारों पे और बैंकिंग सेक्टर की जो तमाम सुविधाएं हैं वो आम लोगों तक पहुंचाने पर खास फोकस रहता है। मुंद्रा साहब, स्वागत है आपका। आप दशकों तक एक बैंकर रहे हैं और अब आरबीआई में हैं। एक के बाद एक कई सुधार के सुझाव हैं जो आरबीआई की ओर से सरकार को दिए जाते रहे हैं। अब हाल में ये जो नई फसल बीमा योजना आई है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें इस तरह के कुछ सुझाव आरबीआई की ओर से कुछ दिन पहले दिए गए थे। तो हम कह सकते हैं कि सरकार ने काफ़ी हद तक उसे लागू करने की कोशिश की है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली सिर्फ सुझाव नहीं, कुछ समय पूर्व हमने आरबीआई से पूरी एक मॉडल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम बना के गवर्नमेंट को दी थी। गवर्नर महोदय ने इस विषय में वहाँ चर्चा की थी। प्रधानमंत्री महोदय के साथ भी एक किसी मीटिंग में इस बारे में चर्चा हुई थी और उस तरह से एक पूरी स्कीम सबमिट की थी। अभी जो इंश्योरेंस स्कीम अनाउंस की गई है, आरबीआई के काफ़ी सुझावों को उसमें इन्होंने मतलब उसको समावेश किया है और लेकिन कुछ चीज़ें और हैं जो हो सकती हैं। पहली चीज़ कि आप इंश्योरेंस किस चीज़ का कर रहे हैं। एक जो अभी तक सिस्टम रहा है बैंक में कि जो अगर लोन दिया है, कर्जा दिया है, इंश्योरेंस हुआ है, तो कर्जे की जो राशि है उसके बराबर बीमा हो गया। फसल का कितना नुकसान हुआ है, उस पर लोन कितना है और बीमा कितना है, ये अलग अलग चीज़ें हो गई। तो जो एक प्रभावी इंश्योरेंस पॉलिसी है, क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी, एक्चुअली ये किसान के टोटल जो उसको लॉस हुआ है उसको कवर करने वाली पॉलिसी होना चाहिए, एक चीज़। दूसरा, इसका पूरा जो प्रभावी अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है तो उसके साथ जो बाकी आवश्यकताएं हैं, एक प्रभावी इकोसिस्टम क्रिएट करना होगा। मतलब आपका लॉस असेसमेंट कैसा करते हैं, एक जो क्रॉप कटिंग के हिसाब से लॉस असेसमेंट करते हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी एक पुरानी सी पद्धति हो गई है। आज टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है, आपके वेदर स्टेशंस लग सकते हैं, सैटेलाइट इमेजिंग यूज हो सकती है, तो उसके साथ जो लॉस है उसका फिर फेयर एस्टिमेशन हो सकता है। इसके अलावा आरबीआई अपनी ओर से लगातार चूँकि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहा है, आपको क्या लगता है सबसे प्रभावी क्या चीज़ें हैं जिन पर आने वाले दिनों में नज़र रखनी चाहिए? क्या जो नए तरह के प्लेयर्स सामने आएंगे उनसे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा? पहले तो मेरे ख्याल से ये समझना होगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन है क्या। मेरे ख्याल से फाइनेंशियल इंक्लूजन अंधों के हाथी वाला हिसाब है। कोई सोचता है कि अगर पेमेंट होने लगा फास्ट, कोई शहर में काम कर रहा है और गाँव में अपना पैसा भेज दिया और वो पैसा फटाफट कम खर्चे में चला जाए तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया। कोई का सोचना है खाता खोल दिया, खाते में थोड़े पैसे, खाता खोल दिया तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया। फिर उसमें अगर थोड़ा पैसा आ जाए और सब्सिडी पैसे से उस खाते में आ जाए तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया। ये मतलब दुनिया भर में ये एक चर्चा का विषय या विवाद का विषय है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन लायबिलिटी लेड होना चाहिए या क्रेडिट लेड होना चाहिए। मतलब जमा राशि से फाइनेंशियल इंक्लूजन करो या कर्जा दे के फाइनेंशियल इंक्लूजन करो, और इस डिबेट का आज तक कोई हल नहीं निकला है। मेरा सोचना है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन पूरा जब होगा जिसमें सारी चीज़ों के कुछ न कुछ अंश हैं, कंपोनेंट हैं। जैसे मैं कहीं एक इंटरेस्टिंगली आपको बताऊं, ऐसे ही कोई चर्चा कर रहा था, मैंने कहा मेरे हिसाब से एक उस तरह का समय आना चाहिए कि जैसे एक वेजिटेबल वेंडर है, एक लेडी है, ये हो कि उसको उसके मोबाइल पे अगर उसको एक माइक्रो क्रेडिट देना है, सुबह 100 रुपया मोबाइल पर क्रेडिट हो जाए, वो उस मोबाइल से अपनी ख़रीदी कर ले होलसेल मार्केट से। दिन भर में जो उसने सब्जियां बेची है उसका पेमेंट जो ख़रीदने वाला है, आपने जाके आलू ख़रीदे, आप पेमेंट मोबाइल टू मोबाइल करिए, उसके मोबाइल में क्रेडिट हो। वो 100 रुपया हो सकता है कि शाम को 150 रुपया हो जाए। उसमें से 105 रुपया जो भी है वो ओरिजिनल लेंडर को वापस चला जाए ब्याज के साथ। बचा हुआ 45 रुपया उसकी जो वो कमाई है उस दिन की, वो उसके खाते में जमा हो जाए। इस तरह से जाके टेक्नोलॉजी का और सारे प्रोडक्ट का डिज़ाइन हो के फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये जो दिशा है इसमें हमको पढ़ना होगा। लेकिन यहाँ पर आप फिर क्रेडिट रेटिंग कैसे करेंगे, कैसे चुनेंगे कि किसको कर्ज देना है नहीं देना है? मेरे ख्याल से वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि कस्टमर की प्रोफाइलिंग बहुत सही बात कही आपने। एक तो दो चीज़ है, क्रेडिट रेटिंग का जो एक जो एक कन्वेंशनल हमारे मन में बात थी, अब आप कहो कि एक कारपोरेट की और एक इंडिविजुअल सब्जी बेचने वाले की क्रेडिट रेटिंग हम एक ही तरह की यार्ड स्टिक से करेंगे तो वो तो सही बात नहीं है, हो भी नहीं सकती। तो क्रेडिट रेटिंग की जा सकती है, ये मतलब संभव है एक चीज़, और ये हो रही है।
लेकिन जो मैंने एग्जांपल दिया, आप क्या रिस्क दे रहे हैं? आप एक दिन की किसी को क्रेडिट देने के रिस्क दे रहे हैं। 100 रुपये का कर्जा एक आप वेंडर को दे रहे हैं, रिस्क कितनी है कि शाम को 100 रुपया वापस नहीं आएगा, अगले दिन आप 100 रुपया दोगे नहीं। तो मेरे ख्याल से वो जो एक हम सोचते हैं कि बहुत बड़ी रिस्क है इसमें, वो दिमाग में ज़्यादा है, वास्तविकता में कम है। ओके, लेकिन हाल ही में एक मामला सामने आया, बेंगलुरु में एक कुछ बैंकों के ऑफिसर्स को अरेस्ट किया गया है इनफैक्ट, जो मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे, लोगों के मोबाइल ऐप में फ्रॉड करके काफ़ी पैसे साइफन ऑफ कर रहे थे। तो जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं, लोगों के पैसे सेफ रहे, उसके लिए क्या करेंगे? इसके दो चीज़ हैं। एक तो जो भी इस तरह की एप्लीकेशंस इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, ऑफकोर्स उस पर रेगुलेटरी कंट्रोल तो रखना ही होगा, और इसीलिए देखें जैसे आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह हैं जो रिजर्व बैंक ने जो कंट्रोल मेजर लगा रखे हैं। कई बार इनको लेके चर्चा भी रही, वाद विवाद भी रहा, आलोचना भी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, लेकिन ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक साइड है। लेकिन दूसरा उतना ही इम्पॉर्टेंट साइड है कंज्यूमर लिटरेसी। हर बार ऐसा नहीं है कि सेफगार्ड नहीं है, लेकिन अगर सेफगार्ड होने के बाद भी अगर कोई ये डिसाइड ही करे, तय करे कि नहीं मुझे इस सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, मेरे किसी पड़ोसी ने कहा कि भाई मैं तो आपका अच्छा दोस्त हूँ, पासवर्ड दे दीजिए, मैंने पासवर्ड दे दिया। मैं सेठ हूँ, मुझे शौक़ है कि मेरे पास पूरी टेक्नोलॉजी जो है वो अपडेट होना चाहिए, लेकिन ऑपरेशन करने के लिए अभी भी मुनीम जी करेंगे। तो अब ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ना, ये हमारी ज़्यादा जो बिहेवियरल इशू है इसमें वो भी इन्वॉल्व है। तो इसीलिए एक रिज़र्व बैंक की कोशिश है कि जहाँ तक ये सारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग एक तरफ आप प्रॉपर सेफगार्ड रखें, पर एट द सेम टाइम जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना ये काम चाहे कितने आप सेफगार्ड रख लें। आप अगर जाते हैं एटीएम में जाते हैं और आप कहें कि मैं अपना पिन मैं अपने किसी और को भेज दूंगा, मेरे किसी एम्प्लॉय को भेज दूंगा और पिन उसको दे दूंगा, तो आप चाहे जो सेफगार्ड रख लें। हालांकि इसका भी मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी जिस ढंग से हो रही है इसका भी सलूशन आ जाएगा। अगर कल को सारे पिन और पासवर्ड हटा के और आयरिश और बायोमेट्रिक से सब काम होने लगेगा, तब मुझे पक्का है कि आप अपना अंगूठा देके किसी को नहीं भेज सकते हो। सो आएंगे सेफगार्ड, बट टिल सच टाइम आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी है कि फाइनेंशियल लिटरेसी का काम किया जाए। जाहिर है कि जो सबसे बड़ी चीज़ लोगों को चाहिए, किसी भी बोरोवर को चाहिए, वो है कि उनको सही रेट मिले। और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा था कि आरबीआई बेस रेट के लिए जो नया फार्मूला तैयार कर रहा है उसके चलते बड़ी रिलीफ मिलेगी। पर जो फाइनल रिपोर्ट आई उसके बाद जो एनालिस्ट कह रहे हैं कि शायद बड़ी रिलीफ ना मिले। देखिए, दो चीज़ें, एक तो सही रेट और कम रेट दो अलग अलग चीज़ें। सही रेट किसी गिवन परिस्थिति में ऊंचे रेट भी हो सकते हैं और सही रेट किसी परिस्थिति में कम रेट भी हो सकते हैं। दूसरा, ये कहना भी अपने आप में बड़ा मुश्किल है कि किसे कम रेट कहा जाए और किसे ज़्यादा रेट कहा जाए। हर आदमी अपने दृष्टिकोण से सोचता है। लेकिन मैं मतलब पहले आपसे पूछना चाहूँगा, मुझे एक काउंटर क्वेश्चन करने दो कि ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने जो नई गाइडलाइन दी है उसमें जो एक मतलब ऑब्जेक्टिव ढंग से होना चाहिए वैसा नहीं होगा? ऐसी शंका क्यों आती है? क्योंकि पहले जो एक हम कह सकते हैं ड्राफ्ट समझ में आया था लोगों को, उसके मुताबिक बात ये थी कि जो करंट इंटरेस्ट रेट है डिपॉजिट के, उन्हीं को काउंट किया जाएगा और उस पर आपको एक अच्छी खासी रिलीफ मिलेगी। लेकिन जो नया फॉर्मूला आया है उसमें एक तो कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, कई एक ऑप्शंस हैं, कई सारे पैरामीटर्स हैं और उनसे फाइनली क्या निकल कर आएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। नहीं, मेरे हिसाब से जो मूल जो गाइडलाइन थी और अभी की जो गाइडलाइन है उसमें कोई बड़ा फर्क नहीं है। साथ ही नए और पुराने कस्टमर के मामले में भी, क्योंकि अब यहाँ पर पुराने कस्टमर्स को एक शायद स्विचिंग ऑप्शन लेना होगा। दो कि वो मेरे ख्याल पहले मुझे देखिए, एक तो करेंट रेट जो ड्राफ्ट गाइडलाइन में था और जो फाइनल गाइडलाइन है करेंट रेट ही है, एक्सेप्ट इन द केस कि जहाँ से कोई कैपिटल बॉन्ड इशू किया है, कोई इस तरह की चीज़ इशू की है जो कि
इज़ नॉट ए डे टू डे एक्टिविटी, तो उसके लिए कोई नया बेंचमार्क रेट नहीं होता है। तो जो उसका एवरेज कास्ट है वो आई थिंक वो तो फेयर है, उसमें कोई नहीं हुआ है। उल्टा अगर आप देखें तो ड्राफ्ट गाइडलाइन में एक सजेशन था कि SLR पे नेगेटिव कैरी देंगे। आप देखें फाइनल गाइडलाइन में सिर्फ CRR पे नेगेटिव कैरी है, SLR पे नेगेटिव कैरी भी नहीं दिया है। तो और जहाँ तक नए और पुराने कस्टमर का है, दो चीज़ पुराने कस्टमर के लिए है कि एक तो या तो स्विचिंग ऑप्शन है कि इमीडिएटली बैंक और आप अगर आपस में तय कर लेते हैं तो आप स्विच कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं भी करें तो ये सिर्फ एक फेज आउट पीरियड दिया है कि रीसेट तो करना ही करना है। आज का जो रेट है उसको नए MCFR पे रीसेट करना है। सिर्फ फ़र्क ये है कि रीसेट को आप 1 क्वार्टर में करें, 2 क्वार्टर में करें, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, उससे ज़्यादा उसको आप पुराने रेट को चला नहीं सकते। तो एक सिर्फ फेजिंग आउट पीरियड दिया है। दूसरा, आप इसको इस तरीके से देखिए कि आज चूँकि ये एक अगर लोगों में धारणा है कि ठीक है रेट गिरने वाले हैं तो ये लगता है कि ये अनफेयर है। अगर इसकी दूसरी परिस्थिति है तो शायद बारोबार ही चाहेगा कि परिस्थिति ऐसी हो कि रीसेट हो ही नहीं। तो कोई भी रेगुलेशन जो है वो टाइम न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन बोरोवर्स की शिकायत ये होती है कि जब रेट बढ़ रहे होते हैं उस समय तुरंत पास ऑन किए जाते हैं, जब घट रहे होते हैं उस समय तुरंत पास ऑन नहीं होते। मैं इस बात से सहमत हूँ। मैं पूरी तरह नहीं कहूँगा कि कस्टमर्स का जो सोचना है वो भी उसमें कोई मतलब शिकायत पूरी तरह से नाबाजी में ऐसा नहीं है। और इंडस्ट्री भी जो करती है वो अपने P&L के हिसाब से शायद इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती हैं। कोई भी रेगुलेशन में इस तरह से पूरा कंट्रोल तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये कुछ थोड़ी इनबिल्ट जो समस्या है वो है। लेकिन अब जो दिया है रेगुलेशन, इसमें ख़ास बात यह है कि आप चाहे घटाने वाली बात है या बढ़ाने वाली बात हो, लेकिन टाइमलाइन ऑलरेडी फिक्स है। तो अगर घटाने में देर भी करेंगे लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो जो पीरियड दिया उसमें रीसेट करना ही होगा। तो उसी तरह बढ़ाने में ही हो सकता है कि ओके रीसेट में आप ये पहले क्वार्टर में रीसेट करना चाहें तो वो जो थोड़ा सा 2-3 क्वार्टर का कमोबेश होने वाली बात है वो अभी भी हो सकती है, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन ये परमानेंट जो है, परमानेंट डिस्क्रिमिनेशन इसमें नहीं हो सकता। तो लेकिन जो बैंक्स की भी हम कह सकते हैं कि दिक्कत है कि वो बहुत एग्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं जैसे कि पहले के साइकिल्स में हुआ करते थे रेट घटते टाइम। वो दरअसल उनकी एसेट क्वालिटी या NPA की समस्या को लेकर है। और अब पहली बार चूंकि एक डेडलाइन उसके लिए भी बाहर आई है, जैसे कि पिछले पॉलिसी मीटिंग के बाद मार्च 2017 के बाद गवर्नर साहब ने कही थी। तो आपको लगता है कि उस दिशा में बैंक्स बढ़ पाएंगे और हम 6 क्वार्टर के अंदर बैंक्स की बैलेंस शीट में कोई ड्रामेटिक सुधार देखेंगे? देखिए, सारे प्रयत्न हैं उसी दिशा में और समय भी उस हिसाब से दिया गया है। जैसा आई थिंक हमारे गवर्नर महोदय ने भी कहा कि विश्व में कहीं भी देखें तो इतिहास ये है कि अगर समस्याएं हैं और उनको मान लिया जाए, उनका आकलन कर लिया जाए कितनी समस्या है और उसका जितना शीघ्र हो सके उतना निवारण कर दिया जाए तो आगे ग्रोथ जो है उसमें इससे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। बनिस्बत के इसको आप पोस्टपोन करते जाओ। एक जनरल इंक्लिनेशन ये होती है कि जहाँ तक हो इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए, है ना। व्यक्तिगत लाइफ में भी एक कोई समस्या दिख रही है, आप पहले सोचेंगे थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि कई बार ये रहता है कि जिसको हम कहते हैं ना कि वो क्या कहूँ उसको मैं, दैविक हस्तक्षेप, है ना, डिवाइन इंटरवेंशन, वो हो जाएगा और समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। वैसा होता नहीं है। तो ये और जहाँ तक जो बाकी है कि भाई एसेट क्वालिटी प्रॉब्लम है, NPA प्रॉब्लम है, इसलिए अब रेट का बेनिफिट नहीं दे सकते, तो अभी तो ऐसी बात हुई, आप मार्केट में जाइए, किराना दुकान में अगर किसी ने लेस से 100 किलो अनाज जाके रखा है, उसमें से 30 किलो अनाज सड़ गया, किसी भी कारण से सड़ गया, क्या वो बचा हुआ 70 किलो अनाज ज़्यादा वो 30 किलो का भाव उसमें लोड करके बेच सकता है? क्या नहीं बेच सकता है। आप ओपन मार्केट में हो, जो मार्केट रेट होगा, जो मार्केट की स्थिति होगी उस पर जाना होगा ना, अदरवाइज़ दुकान बंद हो जाएगी, ग्राहक आना बंद कर देंगे। तो वही एक तरह से मतलब हालत ये है कि अगर आप अपनी भी दुकान ठीक नहीं करके एफिशिएंट नहीं बनेंगे तो ऑलरेडी कंपटीशन है, और जैसा थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे, कंपटीशन और बढ़ने वाला है, बहुत सारे नए प्लेयर आएंगे।
तो परमानेंटली दुकान में ग्राहक आना बंद हो जाए, इससे अच्छा है कि एक बार वो समस्या का समाधान करें ताकि दुकान फिर से एफिशिएंटली चले। एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना होगा कि बैंक के कस्टमर दोनों तरफ है, डिपॉजिटर भी बैंक के कस्टमर है और बारोअर भी बैंक के कस्टमर है। डिपॉजिटर को भी कम से कम एक रीजनेबल रियल रेट ऑफ रिटर्न मिले, इसकी आवश्यकता होती है। तो बैंक को दोनों ओर बैलेंस करना आवश्यक है, और इसीलिए जो हमने मार्जिनल कास्ट ऑफ फंडिंग जो इंट्रोड्यूस की है वो एक रियलिस्टिक मतलब तौर पे काम करेगी। लेकिन किसी बैंक से हम भी अपेक्षा नहीं करेंगे कि उनकी कास्ट ऑफ फंड से भी कम में लेंडिंग करें, वो तो रियलिस्टिक पॉलिसी नहीं है। अभी जो SDR की स्कीम आई है, पहली बार हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा उत्साह है, लगातार हर हफ्ते एक और कंपनी ऐड हो रही है, ऐसा हमें खबर आती है। तो आपको लगता है कि फाइनल शायद एक सॉल्यूशन, एक इलाज निकाल दिया है हमने? मैं इसको फाइनल सॉल्यूशन तो नहीं कहूँगा, और ये बात मैंने पहले भी कही है, मैंने कहा ये सेकंड बेस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई बहुत एफिशिएंट बैंकरप्सी लॉ नहीं है। अलग अलग एक्ट में छोटे छोटे प्रोविज़न है, पर एक कंप्रेहेंसिव बैंकरप्सी एक्ट होना चाहिए, वो नहीं है। और उसकी एब्सेंस में ये मे बी ए वर्केबल सोल्यूशन वो दिया। लेकिन चूंकि अब बैंकरप्सी एक्ट की दिशा में काम हो रहा है, पार्लियामेंट में ये इंट्रोड्यूस भी हो गया है, एंड होपफुली जब भी सेशन वगैरह में इसको पास होने की अगर संभावना पे हम लोग भरोसा रखें, तो फिर हम उस दिशा में और तेज़ी से बढ़ेंगे। ओनर यानी कि सरकार को ये योजना बनानी पड़ेगी, RBI को नहीं? अगर PSB की बात कर रहे हैं तो सरकार आएगी, प्राइवेट सेक्टर की बात है तो जो भी उनके बोर्ड लेवल पे या कारपोरेट लेवल पे जो होगा वो। तो हाल में जैसे कि एग्जांपल वित्त मंत्री जी दे रहे थे कि जिस तरह से UTI बैंक, एक्सिस बैंक बना, वो प्राइवेट सेक्टर का बड़ा बैंक हो गया, वही हम दूसरे बैंकों के साथ कर सकते हैं। क्योंकि आपसे बेहतर और कौन समझेगा, आपने सरकारी बैंकों में इतना वक्त निकाला है, आपको क्या लगता है ये करना मुमकिन है? क्या कंस्ट्रेंट्स आप देखते हैं? मेरे ख्याल से जो अगर वो इस बारे में इंडिकेट कर रहे हैं तो निश्चित ही बात है कि उस विषय में कुछ पॉलिटिकल विल डेवलप हो रही होगी। अगर कुछ चीज़ पहले हो चुकी है और सफलता से हो चुकी है तो आगे क्यों नहीं हो सकती, इस बारे में कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर एक ओवरऑल थिंकिंग अभी भी है जो एक के 51% वाली ओनरशिप की, इसका एक रोड मैप 2-3 स्टेप के साथ हो सकता है। मेरा मतलब है कि एक ओनरशिप परसेंटेज एक चीज़ है और सिर्फ उसके कम हो जाने या बढ़ जाने वाली बात नहीं है, लेकिन वो रखते हुए भी अगर थोड़ा सा ओनरशिप और मैनेजमेंट का जो सेपरेशन है और जिसके बारे में बात चल रही है, बैंक बोर्ड ब्यूरो की भी बात चल रही है, तो एक वो विचार वो चल रहा है कि एक जो ज़्यादातर बहुत सारे जो बैंक है, एक बैंक बोर्ड ब्यूरो हो और थोड़ा प्रोफेशनलिज्म जो है वो बैंक की फंक्शनिंग में और लाया जाए, गवर्नेंस की उसमें रिफॉर्म किया जाए, वो एक थिंकिंग है। एक आध दो बैंक हैं इस सेक्टर में जो कि किसी अलग स्टेच्यू से गवर्नर होते हैं। तो मुझे जो देख के और जो मुझे समझ आता है, मेरे ख्याल से वो एक दो बैंक के केस में उस दिशा में बढ़ना जिसका बारे में आप इंडिकेट कर रहे हैं वो शायद ज़्यादा इजी होगा, और जो एक लार्जर कम्युनिटी है जो किसी दूसरे स्टेच्यू से गवर्नर हुई है उसके लिए शायद रोड में वो रहेगा कि आप उसमें गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा अलग कर दें। यानी IDBI चूँकि अलग एक्ट में है तो उनके लिए आसान हो सकता है। एक आखिरी बात, स्टार्टअप एंड स्टैंड अप जो सरकार की एक प्रायोरिटी स्कीम है, जिस तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन के मामले में सारे फ्रेमवर्क्स RBI ने बनाए हैं और उसको ड्राइव करते हैं, क्या यहाँ पर भी हमने कुछ बैंक्स को तो देखा है कि वो अपनी स्कीम्स बना रहे हैं, डेडिकेटेड यूनिट्स खड़ी कर रहे हैं, क्या RBI इस दिशा में कोई कदम उठा रहा है? देखो, आप स्टार्टअप देखो तो स्टार्टअप जो है वो जनरली मोस्ट ऑफ दिस विल बी ये कॉम्बिनेशन होगा टेक्नोलॉजी का और बिजनेस का, ठीक है। और इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें कि जो पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत भी आएंगे, तो पेमेंट सिस्टम का पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑलरेडी अवेलेबल है।
बिजनेस सिस्टम का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पूरी तरह अवेलेबल है। अगर इनकी क्रेडिट की आवश्यकता है तो वो किसी उस चीज़ से अलग नहीं होगी जैसे किसी दूसरे बिजनेस की आवश्यकता होती है। मेरा ये मतलब ब्रॉडली अगर मैं कहूँ स्टार्टअप की केस में शायद इनिशियल फेज़ में उनको ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की होगी वो होगी वेंचर कैपिटल की एंड रिस्क फंड की, जो कि डेट फंड से अलग है। तो वहाँ अभी इतना रिजर्व बैंक का रोल नहीं है, शायद पेमेंट सिस्टम वाली तरफ है उसमें ज़्यादा रोल है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नई ट्रेंड है, जैसे क्राउड फंडिंग वाली चीज़ हुई, ये वाली सारी चीज़ें हैं जो कि एक नई सिस्टम जो कि काफ़ी वक्त से बात कर रहे हैं कि कुछ रेगुलेशन बनाने चाहिए। हाँ, नहीं, हम इस बारे में बहुत जल्दी एक मेरे ख्याल से जो हमारा कंसर्न डिपार्टमेंट है वो इस बारे में एक डिस्कशन पेपर रिलीज करने जा रहा है। आपको लगता है ऑलरेडी उसमें टाइमलाइन तो मैं बता नहीं सकता एग्जैक्टली क्या है, बट शीघ्र ही होगा। और एक बार डिस्कशन पेपर आता है उस पर से हमें क्या सजेशन मिलते हैं, क्या सुझाव मिलते हैं, फिर उस पर आगे काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू।